नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। शराब नीति को लेके विष्णुदेव साय सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कह दिया कि अब जो है शराब बिचौलियों के माध्यम से नहीं, एजेंसी के माध्यम से नहीं, सीधे बेवरेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से सरकार खरीदेगी। FL10 ए और बी के जो लाइसेंस की जो व्यवस्था थी उसे कैबिनेट ने निरस्त कर दिया। मतलब ये कि सरकार ये दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार को रोका जाएगा, लीकेजेस को बंद किया जाएगा और कमीशन खोरी और लोगों को जो ब्रांड को लेके जो मोनोपोली चलती थी उन तमाम चीजों पे नकेल लगा के सरकार आगे बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को उनके पसंद का जो ब्रांड है वो भी शायद दुकानों पे मिले। इन तमाम चीजों को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। प्रचलित शराब नीति में सूबे की विष्णुदेव साय सरकार ने 19 जून को हुए कैबिनेट की बैठक में बड़ा परिवर्तन कर दिया। मुख्यमंत्री ने उपभोक्ताओं तक शराब पहुंचाने में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने, राजस्व बढ़ाने और शराब के काले कारोबार पर नकेल कसने की नियत से लाइसेंस प्रणाली को ध्वस्त कर बेवरेज कॉरपोरेशन के माध्यम से कंपनियों से सीधे शराब खरीदने का निर्णय लिया है। जानकारों के माने तो सरकार के इस निर्णय से पिछली कांग्रेस की सरकार में हुए कथित शराब घोटाले की वजह से प्रदेश की छवि काफी धूमिल हुई है, जिसे सुधारने, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को देखते हुए साय सरकार ने ये निर्णय लिया है। कैबिनेट के निर्णय से अवगत कराते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से न केवल बिचौलियों की भूमिका, कुछ ब्रांडों की मोनोपोली भी समाप्त होगी और लोगों को उनकी पसंद की शराब मिल सकेगी। विदेशी मदिरा के थोक विक्रय और भंडारण हेतु अभी तक प्रचलित FL10A और B अनुज्ञप्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाइयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया। विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉरपोरेशन को दी गई है, जिससे मदिरा पीने वालों को उनके पसंद के ब्रांड उपलब्ध आसानी से हो पाएंगे। शराब नीति में परिवर्तन करते हुए सरकार ने FL10A और B लाइसेंस को समाप्त कर दिया है। इससे पहले सरकार ने 10 एजेंसियों को FL10A और 12 एजेंसियों को FL10B लाइसेंस दिया था, जिनके द्वारा 375 ब्रांडों का रेट ऑफर प्रस्तुत किया गया, लेकिन सिर्फ 165 ब्रांडों की ही आपूर्ति की जा रही थी, जिससे पसंद का ब्रांड नहीं मिलने पर न केवल उपभोक्ताओं में असंतोष बढ़ रहा था, बल्कि राजस्व की प्राप्तियों में भी प्रभाव पड़ रहा है। कंपनियों की मोनोपोली समाप्त करने के लिए सरकार ने ये निर्णय लेने का दावा किया है। सरकार कह भी रही है कि इस निर्णय से राजस्व बढ़ेगा और लोगों को उनके पसंद की शराब भी मिलेगी। सरकार इसे भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी नीति बता रही है। हालांकि कांग्रेस इसे दिल्ली सरकार में हुए कथित शराब घोटाले की तैयारी बता रही है। विष्णुदेव साय सरकार का पूरा फोकस केवल कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में है। FL10 लाइसेंस का जो सिस्टम था, उत्पादक कंपनियों से कंसर्न लेटर जो है कंपनियां, जो सप्लायर कंपनियां होती थी वो जमा करती थी, उनके द्वारा डिपॉजिट जमा किया जाता था और नियम और शर्तों के तहत जो है वो काम किए जा रहे थे। और देखिए, साय सरकार तो पहले दिन से ही संशय में है। पहले जो है 3 की जगह 12 कंपनियों को अनुमति दिए, 3 महीना नहीं गुजरा है और अब जो है सीधे खरीदी की ये बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से दिल्ली का प्रकरण सामने आया है, GST लागू होने के बाद राज्य सरकारों के राजस्व प्राप्तियों में एक बड़ा हिस्सा आबकारी टैक्स का होता है। यही वजह है कि सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में करीब 11,000 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब शराब नीति में आमूलचूल परिवर्तन कर सरकार ने एक कड़ा संदेश दे दिया है। तो वहीं चर्चा इस बात की भी कि FL10 लाइसेंस वितरण के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म था, जिसका इस निर्णय के जरिए एक बार में ही पटाक्षेप कर दिया गया। बहरहाल देखना होगा कि सरकार के इस निर्णय का आगामी असर क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़।
सरकार के इस निर्णय के बाद सियासत के गलियारों में चर्चा भी जोर से हो रही है कि इस निर्णय के पीछे के मकसद और मायने क्या है। इसी पे चर्चा करेंगे। फिलहाल 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर नवीन मार्कंडे हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके हैं। नवीन जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर जी है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धनंजय जी, आज मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। बड़े संक्षेप में जवाब आपसे चाहूंगा कि इस निर्णय को कैसे देखती है बतौर विपक्ष कांग्रेस? देखिए अवधेश जी, आज जो राज्य सरकार ने जो शराब के विषय में जो निर्णय किया है, ये प्रदेश के महिलाओं को हताश करने वाला है, प्रदेश के महिलाओं को परेशान करने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का एक मैं समझूंगा धोखाबाजी का चरित्र इस प्रदेश में उजागर हो गया। हमें उस समय जाना चाहिए जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब यही भाजपा नेता सरकार से मांग करते थे कि आपने शराबबंदी का वादा किया, शराबबंदी कीजिए, ये इनकी मांग होती थी। और सरकार मिलते ही ये शराब का धंधा शुरू कर दिए, आहता का लाइसेंसीकरण शुरू कर दिए। सवाल ये नहीं उठता है कि शराब की सप्लाई कौन करेगा, सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है। क्या आप जो शराब को महिलाओं के गृहस्थ उजाड़ने के लिए जो दोषी मानती थी भारतीय जनता पार्टी, आज वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो गृहस्थ उजाड़ने वाले सामानों का धंधा कर रही है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है ना कि जैसे 15 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी की शराब की कमीशन खोरी हुआ, शराब का सरकारीकरण हुआ और इनके कैबिनेट के मंत्री तो उस समय लड़ाई करते थे कि शराब का जो कमीशन का है जो पैसा किसमें जाएगा, किस बैंक खाते में जाएगा। आज वही स्थिति फिर स्पष्ट हो गई है और भाजपा का चरित्र महिलाओं के सामने उजागर हो गया है। ये शराबबंदी के पक्षधर नहीं थे, ये महिलाओं की चिंता नहीं कर रहे थे, ये अपना जेब कैसे भरे और सिर्फ झूठे आरोप लगा रहे थे। ठीक है, मैं नवीन जी सीधे आपसे ये सवाल लेता हूं कि सरकार के इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? दूसरा, कांग्रेस कह रही कि महिलाओं के बीच में निराशा और हताशा और बीजेपी ने धोखेबाजी की है। जब आप विपक्ष में थे तब शराबबंदी को लेकर आंदोलन करते थे, आज शराब को आप जो खुद है वो खरीदेंगे, भले आपकी मंशा हो कि बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी जाए, लेकिन कांग्रेस इस पे सवाल उठा रही है। जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, कांग्रेस को तो शराब के विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है नैतिक रूप से, क्योंकि उसने अपने शासनकाल में ये वादा करके महिलाओं से वोट लिए थे, जनता से वोट लिए थे कि शराबबंदी करेंगे, लेकिन सत्ता आने के बाद शराबबंदी नहीं किए, जबकि घर घर जो है शराब पहुंचाने का काम कर दिए और दूसरा तरफ शराब पर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार भी कर दिए। इससे बिचौलिया के अलावा और आम नागरिक तक इजी शराब पहुंचने लगा। दूसरे तरफ अगर देखें कि इस निर्णय का तो हम हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश किए हैं। कहीं न कहीं पहले जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने करीब 250 दुकानें बंद किए थे। दूसरा तरफ कि भाई हम सरकार स्वयं उसको हाथ में लिए थे ताकि इस तरह से अवैध काम ना हो, उसको ब्रेक किया जाए, ब्रेक भी हुआ। अब रही बात यह है कि अभी हमारी सरकार आई है तो हमने जो है FL10 AB को जो रहता है उसको अनुज्ञप्ति उसको हमने निरस्त किया, ताकि बिचौलिया जिस तरह से कमीशन खोरी करके उसको अपने मोनोपली चलाने का जो काम करते थे उसको हमने रोकने का काम किया है। इससे भ्रष्टाचार भी बंद होगा और लोगों को एक तरह से उसकी जो कमी है, जो समस्या थी उनको कि एक ही जगह से वो एक ही ब्रांड को खरीदते थे, उस पर मोनोपली चलता था, ज्यादा पैसा देते, वो सारा चीज लौटूंगा। ठीक है, मैं लौटूंगा। एक बार अनिरुद्ध जी का रुख कर देता हूं। अनिरुद्ध जी, कैसे आप देखते हैं छत्तीसगढ़ के सूबे में शराब की सियासत कोई आज से नहीं, 2017 का वो साल याद कर लीजिए जब शराब का सरकारीकरण किया गया, तब से लेके 2024 तक इस मामले पे सियासत हो रही है। इतना ही नहीं, जोगी जी की सरकार का ले लीजिए, रमन सिंह जी की सरकार 2003 में जब बनी तब से लेके राजस्व से लेके तमाम विषयों पे इस पे सियासत होती है। अब सरकार ने एक कड़ा निर्णय लिया कि साहब FL10 की व्यवस्था समाप्त। कैसे देखते हैं आप? देखिए अवधेश जी, मैं ये नहीं कहता कि शराब जो है कोई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सैकड़ों साल से व्यवस्था चली आ रही है। फिर एक शेर भी है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। क्या बात। और आज आपके पोस्टर पे कमेंट्स आया है, आज जो आपने DSTV ने जो पोस्टर जारी किया उस पर सोशल मीडिया में कमेंट्स है, उसको भी गौर कर लीजिए। शायद पूरे भारतवर्ष में सबसे महंगी शराब छत्तीसगढ़ में मिलती है,
बड़ा अजीब तर्क है कि शराब महंगी बेचने से उसकी खपत कम होगी, पड़ोसी राज्यों से खरीद कर यहाँ खपा दी जाती है। फिर आपने 2017 का उल्लेख किया, अवधेश जी मैं 2018 का बजट सत्र जो है उसका उल्लेख करना चाहूंगा। उस समय विपक्ष में कांग्रेस थी और सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ जो है विधायक भूपेश बघेल जी ने सदन में इस मामले को उठाया था और उन्होंने कहा था कि मतलब बहुत घटिया और हल्की क्वालिटी की शराब जो है मिल रही है, बियर और हर चीज का उन्होंने उल्लेख किया। अब आइए 2019 का समय, मतलब एक साल ही निकला होगा और सरकार अब जो है कांग्रेस की और विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी। दिग्गज जो है उनके विधायक जो है नारायण चंदेल जी ने सदन में कहा था कि घटिया क्वालिटी की शराब मिल रही है और जो शराबी लोग बोल रहे हैं कि पिकअप नहीं ले रहा है। तो मेरा कहना यह है अवधेश जी, कुल मिला के जो है शराब को लेके जो है ना इतनी गोल मोल जो यहाँ पे जो नीतियां रही कि जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी रही तो कांग्रेस ने कुछ भी कहने से कोई गुरेज नहीं किया, और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या पहले भी रही थी या कांग्रेस सत्ता में रही, कुल मिला के एक दूसरों पे उंगलियां उठती रही, लेकिन कोई ऐसी नीति नहीं आई कि जिसको मतलब ये कहा जाए कि वास्तव में एक सही नीति है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके। हमारे साथ चौथे मेहमान उचित शर्मा जी भी जुड़ गए। उचित जी, आपका बहुत स्वागत है। सीधे तौर पे हम आपसे समझना चाहेंगे कि FL10 की व्यवस्था को सरकार ने बंद कर दिया, क्या इसके नफा नुकसान न केवल सियासी बल्कि प्रशासनिक तौर पे भी कैसे आप देखते हैं? उचित जी, देखिए, ये दामन पे छींटे लगने वाली बात थी कि जिस व्यवस्था को ये 5 साल कोसते रहे, जिसमें 3 लोग को फायदा पहुंचाने के लिए कोसते रहे, वो दामन पे दाग इनके लगने की पूरे के पूरे प्रयास हो रहे थे। हकीकत ये कि राजनीतिक रूप से दाग से बचने की एक चेष्टा मात्र आप इसे कह सकते हैं। अब प्रशासनिक चीजें ये है कि देखिए, आप वैसे भी 3 नए मेहमान को यहाँ लेके आ गए थे, तो वो नए मेहमान जो ऑलरेडी संविदा में थे उनके संविलियन करने का प्रयास किया जा रहा था, थर्ड पार्टी को लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई थी और हुआ भी था, और बड़ा प्रकरण भी, एक कांड भी खुला भी। लेकिन ये बिचौलिए हटा दिया। बिचौलिए हटाने से जाहिर सी बात है कि लाभ होगा, लेकिन ये लाभ किसको होगा? सरकार अपने खेमे में रखती लाभ या लाभ उपभोक्ता को दिया जाएगा? ये भी एक बड़ा विषय है, क्योंकि हजारों करोड़ों का मामला है। अब शराब की कीमतें कम होंगी या शराब से और कीमत बढ़ा के लाभ डबल कर लिया जाएगा, तो कुल मिला के डबल रेवेन्यू की कोशिश है। भरपूर प्रयास रहेगा कि रेवेन्यूज पे बढ़ाई जाए। वैसे भी ये 20% से ग्रोथ होती है इंडस्ट्री। आप कोई भी सरकार आए, कोई भी करे, हर साल 20-30% से ये नेचुरल ग्रोथ करती है इंडस्ट्री। बिल्कुल सही। मैं एक बार धनंजय जी का भी धनंजय जी, 3-4 तर्क सरकार ने इस निर्णय के साथ दिए। पहला कि बिचौलियों की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, उपभोक्ताओं को उनके पसंद का ब्रांड मिलेगा, जो शराब निर्माता या विक्रेता कंपनी थी उनकी मोनोपोली जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। चौथा ये कि जिस शराब को लेकर पिछली सरकार में कथित शराब घोटाले का आरोप लगा, उस पर भी कमी आएगी। सरकार कह रही है कि इस पे हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे आगे बढ़ते हुए ये निर्णय हमने लिया है। आपका तर्क? देखिए अवधेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि उचित शर्मा जी ने बहुत सही बातें अभी अपने पहले वक्तव्य में उन्होंने यहाँ पे जनता के बीच रखने का काम किया है। अगर आप कहते हैं कि बिचौलिया खत्म कर दिए तो स्वाभाविक बात है, अगर आप कमीशन का आरोप लगा रहे हैं, जो लाइसेंसी ठेकेदार है उसको कमीशन मिलता था, क्योंकि जो सरकारी जो रेट है उसमें उसको आय नहीं होगा तो क्यों सप्लाई करेगा। अब वो कमीशन किसके खाते में जाएगा? क्या वो सरकार उतने दाम शराब के कम करेगी, या वो दूसरे गली से दूसरे रास्ते से सीधा वो 2015 वाली स्कीम चले जाएगा, जब तो कैबिनेट के 2 मंत्री लड़ पा रहे थे कि 1500 करोड़ का जो कमीशन का पैसा किस बैंक अकाउंट में जाएगा। पहली बात। दूसरी, मैंने एक बड़ी बात कहा है कि शराब कौन सप्लाई करता है, कैसे सप्लाई होता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा क्या थी? वो जो शराबबंदी की जो मांग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, जो शराब को महिलाओं के घर बर्बाद करने का बड़ा सामान मांग रही थी, आज वही भारतीय जनता पार्टी खुद की सरकार खुद शराब खरीद रही है, खुद शराब बेच रही है, आहताओं का लाइसेंसीकरण कर रही है और घर घर शराब पहुंचा रही है। आपका उद्देश्य क्या है? अगर आप बिचौलिया खत्म करते हैं तब भी शराब कहां सप्लाई होगा? बेवरेज कारपोरेशन से। जो लाइसेंसी ठेकेदार थे शराब किसको सप्लाई करते थे? बेवरेज कारपोरेशन को। आपने खत्म क्या किया है? आपको तो खत्म करना चाहिए शराब को ही, क्योंकि समाज ही के लिए शराब जो है बेकार है। तो आपकी नीति स्पष्ट नहीं है। आप इधर से कान पकड़े या उधर से कान पकड़े। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि मनपसंद शराब लोगों को उपलब्ध कराएंगे। मतलब आपकी मंशा क्या है
कि आप लोगों को शराब से दूर होने के लिए किसी प्रकार से कार्यक्रम नहीं चलाएंगे। आप पूछेंगे आपके शराब कौन सा चाहिए, आप लोगों को पसंद अनुसार शराब पहुंचाएंगे। तो आपके पास नीति क्या है भाई? जो आप विपक्ष में रहते चिल्लाते थे, आपका तो चरित्र पर्दाफाश हो गया। शराब इस गली से सप्लाई हो या शराब उस गली से सप्लाई हो, बिकना तो सरकार की दुकान से ही है। मैं आऊंगा आपके पास। एक बार जरा अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता। अनिरुद्ध जी जरा इस पे जवाब दे दीजिएगा। जवाब मतलब आप अपनी टिप्पणी कर दीजिएगा कि शराब पे सियासत तो साहब फिलहाल बंद होती नजर आ नहीं रही है। इसका आने वाले समय में क्या असर आपको दिखाई पड़ता है? आपने बहुत अच्छा 2017 का भी जिक्र किया, 16 का भी जिक्र किया, सदन का भी आपने जिक्र किया। भविष्य की क्या संभावना आपको दिखाई पड़ती है अनिरुद्ध जी? देखिए क्या है कि सारा दारोमदार जो है ब्रेवरेज कारपोरेशन, अभी पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें कवासी लखमा जी जैसे बेहद अनुभवी नेता जो कि वहां पे आबकारी मंत्री भी थे, क्यों उस समय ब्रेवरेज कारपोरेशन में किसी व्यक्ति विशेष को उठा के व्यवस्था को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये एक बड़ा अहम प्रश्न है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब गड़बड़ियां कांग्रेस की सरकार में थी। 2013 से 2018 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दौर था तब भी ये सब चीजें थी। और देखिए क्या हम लोग जो है पत्रकार हैं, सुनने की जो बात जो सुनने में आता है उस आधार पे हम लोग बात करते हैं। शुरुआती जो राज्य बनने के बाद 3-4 साल था तो लोग उदाहरण देते थे कि यहाँ पे एक से एक ब्रांड उस समय मौजूद रहते थे, जैसे चाहे वो मैकडॉवेल नंबर हो, वो ओल्ड स्मगलर हो या फिर हिमाचल हो, इस तरीके की बातें होती थी। नाम न ले किसी ब्रांड का, मतलब लोग ऐसा उल्लेख करते थे। नहीं, सदन में नाम लिया गया एक बियर का, मैं नाम नहीं लूंगा। फिर उस बियर कंपनी वाले ने ब्लैकमेल किया तो फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग यहाँ पर आए थे अवधेश जी, बड़ा हंगामा मचा था। तो इसलिए जब सदन में विधानसभा में बात उठ सकती है तो यहाँ पे लेने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आपत्ति नहीं, मैं तो कह रहा था कि हम किसी भी जरिए से प्रमोट ना करें जिसपे सियासत हो रही है, कम से कम उसको प्रमोट हम ना करें। मैं उचित जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार मैं जरा नवीन जी से जवाब ले लेता। नवीन जी, कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि साहब आप शराबबंदी की ओर आपको बढ़ना था, आप व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके क्या साबित करना चाहते हैं, जरा बता दीजिए। देखिए अवधेश जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कांग्रेस को शराबबंदी के विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है। दूसरे तरफ है कि कांग्रेस के पास आज हमारे सरकार के जो निर्णय हुआ है उसको डिनाई करने का भी कोई शब्द उनके पास नहीं है, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। दूसरे तरफ अगर देखते हैं तो हमने जो निर्णय लिया है उसको शासन को लाभ होगा, सरकार के खजाने में ज्यादा पैसे महिलाएं समर्थन में खड़े होगी। और दूसरे तरफ अगर देखते हैं तो ये निर्णय हमने आपको पहले ही कहा कि शराब के जो खपत है और शराब की जो बिचौलिया है और ऐसे सारी जो अवैध काम जो होते थे उसको सबको रोकने का काम है। इसमें भ्रष्टाचार भी जो हो रहा था कांग्रेस की सरकार में, उस भ्रष्टाचार को दोबारा नहीं करना है, उसको भी ब्रेक करना है, जीरो टॉलरेंस के रूप में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी सोच थी और उसके अनुसार से हमने किया है। इसलिए कांग्रेस को इस पर कोई बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने आकंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ इस शराब में रहे हैं और इसलिए उसको नशा चढ़ा है। ठीक है, चलो मैं उचित जी का रुक रहा हूं। उचित जी, जब आप एक बार समझा दीजिए दर्शकों को कि सरकार के राजस्व में कैसे लाभ होगा। कहा जा रहा है कि राजस्व की हानि नहीं होगी, राजस्व जो हमारा बढ़ेगा। 11,000 करोड़ का टारगेट मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार ने रखा है आबकारी नीति से। देखिए, आप 400 करोड़ से शुरुआत हुई थी, आज 11,000 करोड़ पहुंच चुके हैं। आप इससे अंदाजा लगा दें कि प्रतिवर्ष कितना इंक्रीज हुआ है। तो आप ये जो है, मैं कह रहा हूं ना कि इंडस्ट्री 30%, वो किसी की भी सरकार हो वो 30% ग्रोथ करती है। और ये जो जितना शानदार मॉडल तैयार किया गया है, आपको और आपके दर्शकों को बताऊं कि ये बेहतरीन मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था। ये वित्तीय वर्ष 17-18 में ये मॉडल तैयार हुआ, अमर अग्रवाल जी के नेतृत्व में तैयार हुआ था और शानदार एग्जीक्यूशन भूपेश सरकार ने किया। वो भूपेश जी अक्सर बोलते हैं ना कि हमने तो कोई काम वही किया जो नियम बना के व्यवस्था चल रही थी। तो ये एग्जीक्यूशन पार्ट भूपेश जी ने किया, बनाने का काम भाजपा ने किया। 6 महीने बाद एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसको खत्म कर दिया जाता है। तो कुल मिला के कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही व्यवस्था को आज खत्म किया है और इस बिचौलिए का जो सिस्टम, जिसको अभी आप वो बिचौलिया कह रहे हैं, यही आपके लिए 2017 में एक नया मॉडल तैयार था जो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू बनाए। देखिए, रेवेन्यू का मॉडल है, रेवेन्यू बहुत चाहिए भी और ये हिंदुस्तान का सबसे अनोखा मॉडल है। आपको मैं प्रति व्यक्ति आय से जोड़ रहा हूं कि प्रति व्यक्ति आय होती है, प्रति व्यक्ति रेवेन्यू होती है। ये हिंदुस्तान का इकलौता मॉडल है जिसमें सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति राजस्व इकट्ठा किया जा रहा है आबकारी से। 3200 रुपए के आसपास है, 3200 रुपए प्रति व्यक्ति। और अन्य विकसित
राज्य जो है वहां पे 1200-1300 प्रति व्यक्ति आय राजस्व तक जा रही है। हम लोग 3200 तक खींच रहे हैं। मतलब ये अपने आप में बहुत आधुनिक, बहुत यूनिक मॉडल है। धनंजय जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। जब आप कुछ कह भी रहे थे, अब इस बात पे भी जरा टिप्पणी कर दीजिएगा कि साहब आप तो बतौर विपक्ष बैठे हुए हैं, क्यों आपको अधिकार नहीं मिलता है सरकार के किसी भी नीति और निर्णय पे टिप्पणी करने का, उसका विरोध करने का? मौलिक तौर पे बता दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी नाकामी को छिपाने पर जो सवाल उठते हैं ना, इसीलिए बोलती है कि विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है। अरे हम सत्ता में थे, आज सत्ता से बाहर है, हमने शराबबंदी किया नहीं किया जनता को पता है। पर आप तो विपक्ष में रहते, सड़कों पर प्रदर्शन करते थे कि शराबबंदी कीजिए, शराब पे सवाल उठाते थे, महिलाओं को आड़ लेते थे कि महिलाओं का घर इससे बर्बाद होता है। आज ऐसा क्या हो गया कि महिलाओं के घर बर्बाद करने वाले सामान शायद सरकार बेच रही है, भारतीय जनता पार्टी बेच रही है, सिर्फ राजस्व और कमीशन खोरी के लिए? आपकी नीति स्पष्ट नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना, शराब चाहे इस गली से आए, चाहे शराब उस गली से आए, आना तो बेवरेज कारपोरेशन से है। आप बोलते बिचौलिया खत्म कर देते हैं, तो असली बिचौलिया तब सरकार बन चुकी है। भाई शराब का सप्लाई करने वाला कोई प्राइवेट ठेकेदार, प्राइवेट कंपनी का तो होगा ना। तो आप कैसे कह सकते आपने बिचौलिया खत्म कर दिया? क्या शराब का निर्माण भी शायद सरकार करेगी जो दूसरे निजी कंपनियों से नहीं लेगी? मतलब आप अपने नाकामी को, अपनी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आप बिचौलिया की बात करते हैं। अरे बिचौलिया ही सप्लाई करेगा, चाहे शराब के कंपनी हो या शराब का सप्लायर हो। लेकिन आपने इस प्रदेश के महिलाओं को धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के महिलाओं के घर को बर्बाद करने की कसम ठान ली है। आप तो बोल रहे हैं हम पसंद का ब्रांड देंगे, आपको कहना चाहिए हम शराबबंदी करेंगे। नवीन जी जवाब दे दीजिए, सीधे जवाब दे दीजिए आप। मैं सीधा जवाब दे रहा हूं कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था हम सरकार से बाहर में हैं, करेंगे। दूसरे तरफ है कि महिलाओं से धोखा देकर, महिलाओं को धोखा देकर उससे वोट लिए हैं, सरकार बनाए। लेकिन जब सत्ता में आए तब तो वो शराबबंदी किया ही नहीं, और हमने शराबबंदी की घोषणा नहीं किए हैं, हम उसका विरोध किए। और विरोध किसका किए? जो आपके घोषणा था उसका विरोध किए। अगर आपको शराब नहीं था तो क्यों आप घोषणा किए? महिलाओं से क्यों धोखा दिए? क्यों उससे वोट लिए? अगर आप ये धोखा जनता को नहीं दिए रहते तो आप सत्ता में भी नहीं आते। इसको स्पष्ट समझ लीजिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपकी कहना कथनी और करनी में अंतर है। आप धोखा देने का काम करते हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपको। ठीक है, मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी, सियासत तो इस पे चलती रहेगी, क्या आपको लगता है इसका पटाक्षेप कहीं होगा? गुण दोष लाभ हानि भविष्य के गर्त में छुपा है, लेकिन फिलहाल जो सियासत हो रही है वो कहां थमेगी? अनिरुद्ध जी, आपने उस चीज से एक बहुत अच्छा सवाल किया राजस्व को लेकर, और मैं ये प्रश्न मेरा यह है कि क्या ये मजबूरी हो गई है किसी भी पार्टी की सरकारों? क्या ये मजबूरी हो गई है? याद करिए कि जब 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और बेवरेज कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष थे, मैं बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत आदर करता हूं, उन्होंने कहा था कि शराब की खपत के मामले में पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है। और पड़ोसी राज्यों की बात करें अवधेश जी, तो झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा की तुलना में सबसे ज्यादा खपत जो है छत्तीसगढ़ में, जो कि एक रिसर्च का विषय हो सकता है कि इतनी शराब क्यों पी जाती है। तो मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, कहीं ना कहीं इसको जो बनाए रखना ये कहीं ना कहीं मजबूरी है। बिल्कुल उचित जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। एक बार जरा इस पे भी जवाब दे दीजिएगा। अब ये भी जरा समझा दीजिएगा, FL10 A और B की व्यवस्थाओं को समाप्त करने का सीधा सियासी असर आपको क्या दिखाई पड़ता है? देखिए, ये पूरा कह रहा हूँ कि 5 साल जो आरोप लगे, जिस तरीके से आरोप कांग्रेस ने सहे, वही दामन पे दाग इनके लग रहे थे। वो शुरू हो गया था 6 महीने में, वो लगने शुरू हो गए थे। इन्होंने 3 कंपनी को काम दिया था कांग्रेस ने, इन्होंने 9 कंपनी को काम दिया, और A और B मिला के 12 कंपनी को काम दिया। तो ये चूंकि ये अंदाजा लगा लिया गया था कि इससे भी हमको हमारे दामन पे दाग लग सकते हैं, ये पहले की उन्होंने गणना कर ली, और उस व्यवस्था के रूप थोड़ा सा उन्होंने परिवर्तन किया कि ये जो FL10 शराब की नीति, ये पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से दिल्ली में हो रहा है, जिस तरीके से हरियाणा में हो रहा है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी हुआ, उस आरोप से शायद कहीं बचा जा सके और अपने दामन पर किसी तरीके के दाग न लग सके। और नीट एंड क्लीन और जीरो टॉलरेंस की बातें और ट्रांसपेरेंसी की बातें जो वो कर रहे हैं, उसके लिए शायद उन्होंने पहले से एक फॉर्मूला इजाद किया। लेकिन अभी भी नीति स्पष्ट नहीं है डॉक्टर अवधेश, अभी भी नीति नहीं है, अभी फुल के पूरी नीति आई नहीं है। बिल्कुल, अभी नीति का निर्णय लिया गया है। बिल्कुल ठीक है, राजस्व सबको चाहिए। ठीक, उचित जी, उचित समय का अभाव है। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उचित जी आपका शुक्रिया, नवीन जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि शराब पे चली है सियासत,
हुकूमत फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह से सरकार दावे के साथ उसमें परिवर्तन की है कि हम बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर देंगे, शराब पे जीरो भ्रष्टाचार के टॉलरेंस की नीति पे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसका सियासी असर, धरातली असर और राजस्व पे क्या असर पड़ेगा आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।